Hello everyone, this is Vikas Maini and I welcome you all on this channel ON Studies Circle। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैसे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को आप एनालाइज करें, ऑपरेटिंग साइकिल के थ्रू कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है, कौन से चेक पॉइंट्स है, कौन से कंपोनेंट्स है, इन सभी को हम एनालाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। देखिए, सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का मतलब है वो कैपिटल जो हमें जरूरत पड़ती है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को बैलेंस करने के लिए। तो इसके बेसिकली 4 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो, जैसे देखिए इसमें क्या है, इसमें करंट एसेट्स आपकी उतनी नहीं है जितनी करंट लायबिलिटी है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको अगर इमीडिएटली करंट लायबिलिटी पे करनी पड़े तो आप पे नहीं कर पाएंगे और इन सिचुएशन में बिजनेस बंद तक करना पड़ सकता है, क्योंकि जब आप अपना उधार नहीं चुका पाएंगे तो इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो ये एक बहुत ही रिस्की सिचुएशन है जिसको हर बिजनेसमैन को अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड सिनेरियो की। इसमें देखिए, आपकी फर्स्ट सिचुएशन जो थी वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है बिजनेस के लिए। तो अगर बिजनेसमैन सेकंड सिचुएशन में मूव करता है जिसमें करंट एसेट्स आपकी 30,000 की है और करंट लायबिलिटी सिर्फ 10,000 की है, दैट मीन्स 3 गुना ज्यादा एसेट्स आपकी ब्लॉक पड़ी है। अगर मैं करंट एसेट्स इतनी ज्यादा ब्लॉक रखूंगा तो हो सकता है अगर जो 15,000 जो मैंने एक्स्ट्रा करंट एसेट्स में डाल रखे हैं उससे मैं कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करके रिटर्न ले सकता था। तो मैं एक अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट की इसमें मिस कर रहा हूं। तो बहुत ज्यादा करंट रेशो जैसे 3:1 है, ये भी एक अच्छा साइन, हेल्दी साइन नहीं है बिजनेस के लिए, क्योंकि यहां मैं बहुत ज्यादा सेफर साइड में खेल रहा हूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मैच होता है, आप 100 बॉल्स में अगर सिर्फ 30 रन स्कोर करते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा साइन नहीं माना जाता है, इवन आप सेफ खेल रहे हैं। तो इतना ज्यादा सेफ प्ले भी करना बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है बिजनेस में। तो अब बात करते हैं थर्ड सिनेरियो की। इसमें बिजनेसमैन ने क्या किया कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी दोनों को बराबर कर दिया। जितनी करंट लायबिलिटी की रिक्वायरमेंट थी उतनी ही करंट एसेट्स बिजनेस में रखी है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि फॉर एग्जाम्पल करंट एसेट्स का हमें पता है डेब्टर भी करंट एसेट्स का एक पार्ट है, रॉ मटेरियल भी करंट एसेट्स का एक पार्ट है। तो रॉ मटेरियल मेरे पास 80,000 का है, बट अगर आज मैं मार्केट में बेचने जाऊं तो हो सकता है मुझे सिर्फ 50,000 ही मिले। डेब्टर मेरे पास 1 लाख के हैं, बट अगर मैं उनसे रिसीव करने जाऊं वापस अपना पैसा तो हो सकता है उसमें से 10% डेब्टर जो है वो बैड डेब्ट हो जाए, पूरा पैसा मुझे ना मिले। तो अगर 10,000 की जगह करंट एसेट्स में से अगर मुझे सिर्फ 8,000 या 7,000 मिलता है तो सेम फर्स्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। मेरे पास करंट एसेट्स उतनी नहीं रहेगी जितनी लायबिलिटी है। तो इसमें जो थोड़ा बहुत जो रिस्क फैक्टर है वो मैंने कंसिडर नहीं किया। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जितनी मेरे पास करंट एसेट्स हैं, जितने डेब्टर है, पूरे के पूरे मुझे पैसे मिल जाएंगे। जितना मेरे पास रॉ मटेरियल पड़ा है वो सारा का सारा उसी रेट पे बिक जाएगा जिस रेट पे मेरे पास पड़ा है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसमें आपको करंट एसेट्स थोड़ी सी ज्यादा लेनी चाहिए। अब बात करते हैं फोर्थ सिनेरियो की। अब देखिए, ये एक बहुत ही करेक्ट सिनेरियो है, क्योंकि जैसे हमने बात करी थी, रॉ मटेरियल जो है वो हो सकता है थोड़े कम रेट पर बिके, डेब्टर जो है वो हो सकता है 5-10% आपके बैड डेब्ट हो जाए। तो इसलिए इसमें 1.5:1 की रेशो हम लेके चल रहे हैं, जो एक बहुत ही आइडियल रेशो मानी जाती है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं इसमें 50% अगर मेरे बैड डेब्ट भी हो जाते हैं तो भी मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी रहेगी कि मैं अपनी करंट लायबिलिटी को मीट कर सकूं। तो यही एक रीजन है कि करंट रेशो 1.5:1 जो है एक बहुत ही आइडियल और प्राइम रेशो मानी जाती है। अब हम बात करते हैं इसके साइकिल की कि ये साइकिल कैसे चलता है। अब देखिए, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, एक नॉर्मल सिंपल ऑपरेटिंग साइकिल को हम पिक करते हैं। सबसे पहले आपने बिजनेस में पैसे डाले, फिर उससे रॉ मटेरियल खरीदा, उस रॉ मटेरियल से आपने फिनिश गुड्स बनाया, उस फिनिश गुड्स को कुछ देर के लिए आपको स्टोर में रखना पड़ा या शोरूम में रखना पड़ा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जैसे ही सामान बना फटाफट उसी सेकंड में बिक जाए, कुछ दिन के लिए शोरूम में पड़ा रहता है। और फाइनली कस्टमर आया, उसने खरीदा और उसने आपको पेमेंट करी फॉर एग्जांपल 15-20 दिन बाद। तो इसमें कितना टाइम लगता है, अब ये एनालाइज करते हैं। अब देखिए, ये मेरे कंपोनेंट्स हैं जो इस साइकिल में पार्ट हैं, जैसे कैश, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, स्टोर्ड इन शॉप, सेल, डेब्टर और फिर कैश। तो इनमें टाइम कितना लगता है, इनमें देखिए रॉ मटेरियल में मुझे 5 दिन लगते हैं कि अगर मैं रॉ मटेरियल खरीदने जाऊं तो उसमें पेपर वर्क, थोड़ा डीलिंग करनी पड़ती है, तो 5 दिन उसमें लग जाते हैं। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में 20 दिन लगते हैं
और फिनिश गुड्स बनने के बाद वो स्टोर में पड़ा रहता है 15 दिन के लिए, और 15 दिन में स्टोर में पड़े रहने के बाद या शोरूम में पड़े रहने के बाद फाइनली कस्टमर आता है और खरीदता है। और कस्टमर जनरली अगर ऑन एन एवरेज में देखूं तो मुझे कहता है कि 20 दिन बाद पेमेंट दूंगा। तो अल्टीमेटली जब मैंने कैश इन्वेस्ट किया और जब मुझे कैश मिला उसमें 60 दिन लगते हैं। तो इसे हम कहेंगे ऑपरेटिंग साइकिल जो है मेरा 60 डेज का, और इसको कैश टू कैश साइकिल भी कहते हैं क्योंकि कैश स्टार्ट हुआ फर्स्ट पोजीशन से और एंड पोजीशन में भी कैश है। तो इसे आप ऑपरेटिंग साइकिल या कैश टू कैश साइकिल भी कह सकते हैं। तो नोट करें यहां पर कि 60 डेज का है इस एग्जांपल में। अब देखिए फॉर एग्जांपल मेरी सेल है और वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट की है कि 30% सेल की है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप एक एस्टिमेशन ले कि मोटा मोटा एक बजट के थ्रू एक एस्टिमेशन लगाए कि वर्किंग कैपिटल जो है वो आपकी सेल की 30% है। अब देखिए सेल अगर मेरी 10 लाख की है तो वर्किंग कैपिटल 30% कितनी होगी, 3 लाख। तो एक साल में कितने दिन है, हम मान के चलते हैं 360। ऑपरेटिंग साइकिल देखिए मेरा जो हमने अभी देखा वो 60 डेज का था। तो कितने साइकिल होंगे एक साल में, एक ऑपरेटिंग साइकिल मेरा 60 डेज का है, 360 डेज है ईयर में, तो एक साल में मेरे ऑपरेटिंग साइकिल होंगे 6। इसमें सिंपली हमने 360 को 60 से डिवाइड किया है तो 6 ऑपरेटिंग साइकिल मेरे चलेंगे एक साल में। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट एक साइकिल में कितनी होगी, देखिए ये जो 3 लाख है ये तो पूरे साल का है और इसमें 6 साइकिल इन्वॉल्व है। तो एक साइकिल में एक बार में मुझे कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसमें मुझे एक बार में पैसे चाहिए 50,000। बट क्या ये कंप्लीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, नहीं। अब देखिए वर्किंग कैपिटल हमने जैसे कैलकुलेट किया हमें चाहिए 50,000 रुपये, बट इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस होती है जिससे हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज होती है। अब इस सिनेरियो को हम देखते हैं। देखिए जनरली मुझे 50,000 रुपये चाहिए होते हैं अपने बिजनेस में एज अ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, बट कुछ सीजनल कुछ स्पेशल वर्किंग कैपिटल होती है। सीजनल जैसे दिवाली होली, उन सीजन पे मेरे को वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जो हमने सेकेंड पार्ट में डिटेल में डिस्कस किया था। स्पेशल क्या होता है, जैसे कोई स्पेशल सिचुएशन क्रिएट हो गई जिससे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो देखिए किसी किसी पर्टिकुलर मंथ में मेरी सीजनल और स्पेशल का इंपैक्ट आ रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। और बिजनेस में डे टू डे जो पेटी एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए मेरी कुछ कैश रिक्वायरमेंट भी होती है, तो वो भी अगर मैं एडजस्ट करूंगा तो उसके बाद ही मेरी एक्चुअल वर्किंग कैपिटल निकलेगी जो मुझे चाहिए पर मंथ। अब देखिए अब हम समझते हैं कि कंपोनेंट जो 30% था वो कैसे बना था। अब देखिए सेल है, उसमें रॉ मटेरियल है, लेबर है, ट्रांसपोर्ट है, ओवरहेड्स हैं। उसके बाद क्रेडिटर माइनस करेंगे, लोन, ओवरड्राफ्ट। लोन और ओवरड्राफ्ट को इसलिए अलग क्या है क्योंकि लोन आप किसी पार्टी से भी ले सकते हैं बट ओवरड्राफ्ट आपको बैंक से ही मिलता है। अदर्स कोई भी अदर हो सकते हैं, और इन सबको जब आप मिला देंगे तभी 30% बनेगा। तो ये जो 30% है इसमें रॉ मटेरियल, लेबर, ट्रांसपोर्ट, ओवरहेड ऐड है और क्रेडिटर, लोन, अदर्स जो है लेस है। इन सबको एडजस्ट करने के बाद जो पीरियड बना, जो वैल्यू बनी वो 30% था सेल्स का। बट इसमें देखिए जो साइकिल है ये इनका अलग अलग हो सकता है, तो एक एक कंपोनेंट को आपको डिटेल में पहले एनालाइज करना पड़ेगा। अब ओवरहेड का मतलब क्या है, ओवरहेड का मतलब होता है जैसे फैक्ट्री रेंट, इनडायरेक्ट लेबर, एम्प्लॉय की सैलरी, फाइनेंस के कोई खर्चे, डेप्रिसिएशन, जिसको आप डायरेक्टली एक प्रोडक्ट पे एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, एलोकेट नहीं कर सकते, उसको आप ओवरहेड कहते हैं। तो देखिए इन सबको मिला के जो वैल्यू बनी वो 30% है सेल का, तो उसी के अकॉर्डिंग जो एक एस्टिमेशन वैल्यू बनी उसको हम कहेंगे वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ईच साइकिल इज डिफरेंट, हर एक साइकिल डिफरेंट है। रॉ मटेरियल अलग तरीके से वर्क करेगा, लेबर को अलग तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, तो आपके पास एक बैकअप वर्किंग होनी चाहिए हर एक कंपोनेंट की, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, ट्रांसपोर्ट, हर एक कंपोनेंट की आपके पास एक बैकअप डिटेल वर्किंग होनी चाहिए। और आप मंथ बाय मंथ एक एक कंपोनेंट को आप डिटेल में एनालाइज करें। अगर उसमें कोई चेंज होता है तो उसका रीजन फाइंड आउट करें, क्या वो रीजन सिचुएशन वाइज था या अनरियल था, क्यों डिफरेंसेस आए, उसको मंथ बाय मंथ कंपेयर करें। अब हम बात करते हैं कुछ चेक पॉइंट्स की। सबसे बड़ा चेक पॉइंट होता है इसमें रॉ मटेरियल में।
सभी रॉ मटेरियल को आप एक ही पैरामीटर पर कंपेयर नहीं कर सकते। रॉ मटेरियल को आप दो कैटेगरी में डिवाइड करें। फर्स्ट कैटेगरी होगी हाई इन वैल्यू, सेकंड कैटेगरी होगी मोस्ट फ्रीक्वेंट। जिसकी जितनी ज्यादा वैल्यू है रॉ मटेरियल में, दैट मीन्स वो उतना ज्यादा इंपैक्ट करेगा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के एस्टिमेशन में। तो जिस रॉ मटेरियल की हाई इन वैल्यू है या बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, उसको आप एक्स्ट्रा फोकस के साथ स्टडी करें जब आप एनालाइज करेंगे रॉ मटेरियल को। दूसरा हमारा कंपोनेंट होता है डेप्टर। डेप्टर में आपको 2 पॉइंट पर स्टडी करना है। सबसे पहले स्टडी करें हाई इन वैल्यू। अगर कोई डेप्टर आपका हाई वैल्यू का है तो आपको मेक श्योर करना है कि कोई ना कोई बैंक गारंटी उसके साथ अटैच हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपका कस्टमर हूं, मैं 2-3 ट्रांजेक्शन आपके साथ करूंगा स्मॉल वैल्यू की, और उसके बाद एक बड़ी ट्रांजेक्शन करूंगा बिग वैल्यू की। तो अगर आप उसमें बैंक गारंटी मुझसे नहीं लेते तो हो सकता है वो पूरा का पूरा अमाउंट आपका बैड डेप्ट हो जाए। तो इससे आपकी जो पूरी वर्किंग कैपिटल है वो उसका सारा एस्टिमेशन रॉन्ग हो जाएगा और अल्टीमेटली बिजनेस में ह्यूज लॉस या बिजनेस बंद तक करना पड़ सकता है। तो डेप्टर को एनालाइज करें हाई इन वैल्यू, या फिर जो बहुत ज्यादा टाइम से पेंडिंग है, जो पेमेंट नहीं कर रहे डेप्टर, उनको आप अलग से स्टडी करें, अलग से एनालाइज करें। तो फ्रेंड्स, ये हमने सीखा वर्किंग कैपिटल को फाइनली आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये इस वीडियो का थर्ड और फाइनल पार्ट था फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर और जरूर करें, और इसी तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।